हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। तो स्टूडेंट, ये आपकी लेसन फर्स्ट की फिजिक्स की दूसरी क्लास है और यदि आपने इसके पहले पहली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो है आपके सिलेबस का पहले लेसन का पहला वीडियो मिलेगा। वहाँ से आप अपने पहले लेसन का पहली क्लास अटेंड कर सकते हैं और उसमें आप जो है आवेश के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं कि आखिरकार आवेश क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इन्हें कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनकी बीमा क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से तैयार कर लीजिए और यदि आपने तैयार कर लिया है तो आपको ये दूसरा वाली क्लास बढ़िया समझ में आएगी और ना भी किए होंगे तब भी आएगी। और आज का हमारा टॉपिक है कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो हम इस नियम को पढ़ने से पहले आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपको ये समझ में आए और आप कुछ सीख पाएँ तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने सिलेबस को समय से तैयार कर सकें। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ये हमने आपको कक्षा 11वीं में भी पढ़ाया था। देखिए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्करण निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आखिरकार ये आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा आवेश होता है वो किसी भी निकाय में क्या होता है, नियत होता है। जितना भी निकाय होते हैं उनमें क्या होता है, नियत होता है, जिसे क्या कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। या फिर इसको आप इस लाइन से समझ पा रहे तो आप इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यदि हम कहें तो क्या कहें कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि न आप किसी वस्तु में आवेश को पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि आखिरकार विद्युत आवेश संरक्षण नियम क्या है कि किसी भी निकाय में यानी किसी भी परिपथ में आपके क्या होता है, आवेश नियत रहता है। यानी कि क्या कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं कि हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था। क्या एग्जाम्पल था हमारा कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कहो सर जी, आपने तो क्या बताया था कल आपने बताया था कि कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं तो उस पर धनावेश तथा ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज ये नियम क्या कह रहा है कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। हाँ बेटा, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। देखिए कैसे, अब ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, कांच की छड़ एवं रेशम के कपड़े को रगड़ने से पहले इन पर अलग अलग आवेश शून्य था। जब ये वस्तुएं दो थी, कौन सी वस्तुएं? छड़ और रेशम का कपड़ा, उन पे कोई आवेश नहीं था। क्या था? दोनों में क्या था? शून्य था। दोनों में आवेश क्या था? शून्य था। अब जब शून्य था तो क्या किए, जब उनको हम रगड़े तो उनमें आवेश पैदा हुआ लेकिन क्या कैसा? देखिए, इसलिए नेट आवेश कैसा था? शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। आप समझिए आगे क्या कैसा होगा। देखिए, इस पे हमने लिखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ये बात ऊपर वाले एग्जाम्पल की है, तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े में पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए नेट आवेश अब भी क्या होगा? शून्य होगा। ये बात तो हुई आपकी हिंदी वाली कि आपसे यदि कोई पूछे कि क्या आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता तो आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि आप किसी वस्तु में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आवेश को। क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मानिए कि जो हमारा क्या था एग्जाम्पल हमने कल बताया था कि छड़ थी एक और छड़ में हमने
क्षण को हमने क्या किया था, हमने जो है उसे एक कपड़े से रगड़ा था तो उस पर आवेश उत्पन्न हो रहा था, ये बात सही है। लेकिन ये भी बताए थे कि जितना ऋण आवेश उत्पन्न होता है उतना ही धन आवेश भी उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि आपके पास आपकी जो क्षण थी उसमें कितना आवेश आया, -4 आवेश आया। मान लो ऋण का 4 आवेश उत्पन्न हुआ, 4 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण का 4 कूलाम आवेश क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो हमने क्या बताया आपको कि जितना आवेश क्षण पर आएगा ऋण के रूप में आएगा उतना ही धन दूसरी वस्तु में आएगा। मानिए कि वो जो हमारा कपड़ा है उस पर कितना आया, प्लस का 4 कूलाम आया, यानी कि क्षण पर माइनस का 4 कूलाम और प्लस का 4 कूलाम कपड़े पर। क्या लिखा है नियम लिखा है कि जितना आवेश कपड़े पर उत्पन्न होता है उतना ही आवेश क्षण पर उत्पन्न होता है। अब किस रूप में, यदि कपड़े में धन आवेश आता है तो क्षण पे ऋण आवेश आएगा, अगर उसमें ऋण आवेश आता है तो उस पर धन आवेश आएगा, लेकिन आएगा उतना ही, जितना ऋण होगा उतना धन होगा, उतना ही ऋण होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। और यदि आप इस नेट शब्द की बात करें तो नेट शब्द का मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़ दे तो नेट आवेश निकल आएगा। तो देखिए -4 में +4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए आवेश क्या होगा उन वस्तुओं में, शून्य होगा। पहले भी शून्य था और अब भी शून्य है। इसलिए ये नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु में आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा, आवेश संरक्षण के नियम के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा आप। तो हमें लग रहा है कि आपको ये आवेश संरक्षण का टॉपिक बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक कीजिएगा और दोबारा से समझिएगा, बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो यही क्या है आपका, यही आवेश संरक्षण का नियम है। जो आपने इसे लिखा, समझा, जाना, ये क्या है आपका आवेश संरक्षण का नियम है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है तो ध्यान दिए रहिएगा कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो आप क्या याद रखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। और ये जो हमने ये 3 लाइनें एग्जाम्पल के अंदर लिखी हैं ये आपके समझाने के लिए लिखी कि आखिरकार कल हम पढ़े थे कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और आज कह रहे हैं कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन मेन ये चीज़ है कि उसमें आवेश क्या होगा, उस वस्तु में आवेश पहले भी शून्य होगा और बाद में भी शून्य होगा। भले चाहे आप उत्पन्न भी कर लें लेकिन उसमें नेट आवेश क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और देखिए आपका अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये आवेश के क्वांटीकरण को एक नाम से और जानते हैं। अब देखिए वो कौन सा नाम है, उसे आप आवेश की क्वांटम प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या फिर कोई पूछे कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, तो आप ध्यान दिए रहना। क्या ध्यान दिए रहना कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। इसका मतलब हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए, अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर ±NE होती है। समझिए ध्यान से, आप कोई वस्तु लिए हैं, मानिए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर हम n इलेक्ट्रॉन तक कर सकते हैं। n का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब इसके कहने का मतलब ये कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर यानी प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि आवेश जो होगा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी n
और उसकी जो मात्रा है, मात्रा क्या है, ई के गुणनफल के क्या होगी, बराबर होगी। गुणज का मतलब होता है गुणनफल। ध्यान दिए रहिएगा कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उसके आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो बता देना कि किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन तथा उसके आवेश की मात्रा के गुणज, गुणनफल के क्या होती है, गुणज का मतलब ही होता है गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि Q बराबर प्लस माइनस NE। अब प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण का होता है। यहाँ पर क्या है, N का मतलब है इलेक्ट्रॉन। कितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कोई आपसे बोल दे कि एक वस्तु है जिसपे क्या है, जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन है, उस पे आवेश कितना होगा, तो देखिए n बराबर क्या दिया है, n बराबर 2 लगा है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन है इस पे। और E का मतलब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और E का मतलब क्या है, E का मतलब है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। अब देखिए तो 10 तो ये उसी तरह आएगा, और इसका जब आप गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा आवेश निकल आएगा। यानी 10 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा उसको आप इस तरह निकालेंगे। आगे देखिए, अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि E2E 3E इत्यादि। मतलब जब भी आपको कोई वस्तु दी जाएगी और उस पर बोला जाएगा कि इस पे इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मानिए कि 50 इलेक्ट्रॉन अधिक है या 50 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपको क्या बताना है, आवेश की मात्रा बतानी है। तो आप क्या करेंगे, ई का सीधे उस पर मान धर देंगे और आप क्या निकालेंगे, उससे आवेश की मात्रा निकाल लेंगे। मतलब इससे क्या हुआ, समझ में आपके कुछ आया कि नहीं आया। देखिए नोट का मतलब समझिए, ये जो पदार्थ का ये पूर्ण गुण समझ लीजिए ध्यान से। किसी भी पदार्थ पर आवेश E/2 3E/2 5E/2 इत्यादि भिन्न रूप के नहीं हो सकता। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं हो सकता है। इसलिए आवेश ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया एक वस्तु है जिस पर 5/2 इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश क्या होगा, तो पहली बात उस वस्तु में 5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ठो निकलेगा, एक ठो देगा, एक ठो लेगा, 2 निकलेंगे, 2 देगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बटे में इलेक्ट्रॉन निकले। क्यों, क्योंकि एक, जैसे समझ लीजिए, जैसे एक क्लास से एक ही लड़का एक बार निकल जाए या फिर 2 निकल जाए, लेकिन आधा लड़का तो निकलेगा नहीं क्लास से, ये आधा लड़का निकल जाए। तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी वस्तु से, कुछ भी बोलिए आप, किसी भी पदार्थ से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसके रूप में होंगे, E2E 3E के रूप में होंगे। आगे देखिए, आगे हेडिंग आपकी है कि किसी वस्तु में आवेश की गणना। कि आवेश की गणना हम किस तरह करेंगे, तो यही वो टॉपिक है पीछे जो हमने आपको बताया, पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि वहाँ पे हमने क्वांटीकरण समझा, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं ज़्यादा दिए हैं। इससे समझ लीजिए कि इसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। यानी एक वस्तु में आवेश की गणना ये क्या होती है, देखिए ध्यान से। कि माना किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है, एक वस्तु है कोई जिसपे मानिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पे क्या है, n इलेक्ट्रॉन है। तब उस वस्तु में आवेश की गणना करने का सूत्र क्या होगा, Q बराबर N इंटू E होगा, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि n ये है ना, और मान लीजिए n का मान किसी ने 10 दे दिया, 20 दे दिया, तो वो हो जाएगा। और यहाँ E क्या है, E आपका ये है। ये भी वही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड, लेकिन हमने इसकी एक अलग हेडिंग बना ली है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। बाकी है ये वही लाइन जो वहाँ पे, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पे आप क्वांटीकरण कर रहे थे, यहाँ पे गणना कर रहे हैं। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि यदि हमें किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिए हैं और हमें क्या याद करना पड़ जाए, आवेश की गणना करनी पड़ जाए, तो आप क्या याद रखेंगे कि Q बराबर N इंटू E होता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये ध्यान दिए रहना है। और इसी सूत्र से आप 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको आवेश दे दिया गया और फिर पूछ लिया किसी ने कि भैया इस वस्तु पे
क्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप क्या याद रखे रहना कि Q बराबर क्या है, Q बराबर दिया है N इंटू ई, तो N बराबर क्या निकलेगा, लेकिन ई चला जाएगा बटे में, तो N बराबर क्या निकला है, Q बटा ई। ये भी सूत्र आपको क्या रखना है, याद रखना है कि हमें यदि आवेश दे दिया जाए और फिर कह दे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो आप याद रखिए रहना। और जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो दशमलव में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या निकले भी तो जो दशमलव के बाद का अंक है उसे छोड़ देना है और आपको नीचे क्या लिख देना कि अतः इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात आपको ध्यान रखे रहनी है। आगे देखिए हमने क्या लिखा कि नोट लिखे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ये प्रकृति है इसकी, कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए कि भैया एक वस्तु है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई या फिर इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, तो आप उसकी क्या बताइए, पहले आवेश की गणना कीजिए और फिर क्या बताइए उस पे उसकी क्या बताइए, प्रकृति बताइए। तो उसकी प्रकृति आप इस लाइन से समझ लीजिए कि कैसे बताएंगे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो आवेश ऋणात्मक होगा। ये पीछे हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई जब उसको देगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश धनात्मक होगा, और यदि वो वस्तु किसी को दे देगी इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, धन चार्ज आ जाएगा। तो प्रकृति आप ध्यान दिए रहिएगा कि इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, अधिकता हुई है, तो कौन सा आयन होगा, ऋण आयन होगा, और कमी हुई है तो क्या हुआ, धन आयन होगा। ये लाइन आपको ध्यान दिए रहनी है और कोई भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए अगला टॉपिक आया आपका, जैसा कि लेसन का नाम था, अभी तक तो ये आपका इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा था। अब देखिए यहाँ से मेन है कि ये क्या है, कूलाम का नियम, ये कूलाम्स लॉ, कि आखिरकार कूलाम्स का नियम क्या होता है। कूलाम भाई साहब जब आए थे तो इन्होंने अपने नियम में क्या दिया, क्या समझाया, तो उसके बारे में हमें इस टॉपिक में समझना है। देखिए ये आपके कूलाम चच्चा हैं। कौन है, कूलाम चच्चा हैं। ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक माने गए। ये कब आए, देखिए कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था, क्या नाम था इनका पूरा नाम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था। ये है आपके कूलाम चच्चा, ध्यान दिए रहिए, बहुत कुछ बताए हैं ये। देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए हमने जो चीज आपको पिछली की क्लास में समझाई थी, क्या समझाई थी कि दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण कब लगता है, प्रतिकर्षण कब लगता है, ये सब बातें हम जो है पिछली की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और नहीं आपको समझ में आया, आपने नहीं देखा है, तो आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिए और उसका पूरा जो है समझ लीजिए कि आखिरकार आवेशों के बीच बल कैसे लगता है। अब देखिए ये नियम क्या कहता है कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर, इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए, किन्होंने, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किए, आधार इनके जो है प्रयोग किया, और प्रयोगों के आधार पर क्या बताया कि आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में क्या दिया, इन्होंने एक नियम दिया। जब उन्होंने प्रयोग किए अपनी उन प्रयोगों से उन्हें पता चला कि आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है, तो उन्होंने उस नियम को क्या दिया नाम, कि जिसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, कूलाम का नियम दे दिया नाम। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कूलाम का नियम क्यों आया, तो बता देना है कि जो कूलाम थे उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर पता किया कि आवेशों के बीच कार्य लगता है, और इसी के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया, जिसे क्या है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब यह समझिए कि ये आखिरकार कूलाम का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको बिल्कुल ही समझ में ना आई होगी, तो आप परेशान न होइए। अगली स्लाइड में चलते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए उन्होंने क्या बताया नियम में कि दो बिंदु आवेश होंगे। देखिए ये दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, दोनों बिंदु आवेश है।
तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या दिए है, r दिए है। उन्होंने नियम क्या दिया, पहला नियम उन्होंने ये दिया कि दो बिंदु आवेश होंगे और उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। पहला नियम उन्होंने ये दिया। देखिए इस पर लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आप यहाँ पे यह लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, एक साथ एक वस्तु में दोनों बल काम नहीं कर सकते हैं, या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। लेकिन यदि दो से अधिक आवेश हो जाएंगे तो फिर हो सकता है, लेकिन दो बिंदु आवेशों में एक ही बार में आकर्षण लगेगा या फिर एक बार में प्रतिकर्षण लगेगा। तो पहले लाइन को समझिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। देखिए बल को कैसे लिखते हैं हम, ये आप बहुत पहले से जानते हैं कि देखिए समझिए ध्यान से कि बल को हम किससे लिखते हैं, F से। अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो बल है वो दोनों आवेशों की यानी Q1 Q2 की मात्राओं के क्या गुणनफल, गुणा लग गया ना, दोनों गुणा में लिख दिए गए कि क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह यही होता है ना। इसको मान लीजिए क्या, नंबर फर्स्ट। अभी हम आगे आपको समझाएंगे। फिर देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप समझिए बीच की दूरी उनकी क्या है, बीच की दूरी है r, तो r हो गई उनकी बीच की दूरी का वर्ग कह रहा है, वर्ग हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, एक का बटा लग गया कि क्या होता है, ये होता है आपका ये व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में लिख जाना। तो पहला नियम उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने नियम क्या दिया अपना, उन्होंने अपना नियम ये दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं की या आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला उन्होंने पहली बात क्या कही कि दो बिंदु आवेश होंगे जिनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के बराबर होगा। फिर आगे समझिए, आगे उन्होंने क्या कहा, तथा उनकी बीच की दूरी हमने क्या मानी है, स्मॉल r मानी है, के वर्ग हो गया r का, ये लिखा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा हो जाना। इन्होंने ये बातें कही, हमने इनको क्या मान लिया, 2 नंबर मान लिया। अब देखिए आगे थोड़े से इसकी राम कथा जो हमने आपको बताई वो लिखनी होती है। देखिए हमने क्या लिखा कि माना कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं। ये देखिए लिखे हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पे ये लिख गए, दो बिंदु आवेश हो गए जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये देखिए r दूरी पर स्थित है, ये है सेट दूर है, दोनों एक दूसरे पर कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, पहला नियम उन्होंने क्या दिया, अभी हमने आपको क्या बताया। तब बल क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती। देखिए ध्यान से, तो दोनों आवेशों के क्या है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के बराबर। तो देखिए क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। अभी हमने आपको बताया ना पीछे कि पहला उन्होंने क्या कहा कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती है। पहली बात ये हो गई, अभी हमने आपको पीछे बताया था ना, वहाँ पे इसलिए समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब क्या हुआ उसका, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कहा उन्होंने। दो बातें हो गई, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ध्यान क्या देना है कि ये दो बिंदु आवेश हैं, ये बैठे हैं बेचारे चुपचाप, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। नियम क्या बनाना है कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब इनके बीच क्या बल होगा। अब ये आपको कहाँ से ध्यान देना है, कूलाम के नियम से ध्यान देना है। क्या कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रम अनुपात। पहली बात ये हो गई। फिर लिख दिया है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये बात हो गई पहली। फिर उसी के आगे लिखा था कि तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल होता है। कौन सा बल? आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल। तो बल हो गए दोनों नियम लिख गए। अब लिख दिया जाए यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या लिख दिया जाए कि समीकरण 1 व 2 से, मतलब दोनों में देखिए F इसमें भी है F इसमें भी है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो F बराबर है, तो F एक बार आया और जब ये है तो ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब क्या कि Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। आया बात समझ में? F दोनों में कॉमन हो गया। इस तरफ देखिए तो ये ऊपर लिखा था Q1 Q2 अब बटे R² था, तो ये क्या बन गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। अब जब ये हटेंगे, अब जब इनका ये चिन्ह हटेगा प्रोपोर्शनल टू का, समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो इनका खुद का एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R², ये बोलते हैं। और यही क्या है? आपका कूलाम का नियम का सूत्र है। अब हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपका क्या था? ये हमने आपको बताया था कि कूलाम बल का क्या है? ये नियतांक है। तो नीचे यहाँ पे लिख देना है कि जहाँ, इसको नीचे लिखना है, जगह नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम बल नियतांक है। और एक बात बताए थे कि इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? देखिए ये आपका नियतांक है। कैसा नियतांक है? कूलाम बल नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखे रहना, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये आपका एक बल कूलाम बल नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो आपको ये कूलाम नियम समझ में आया? अब नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए।